बाय द वे आप लोगों को पता नहीं है शायद कि इसमें चार्जशीट का एक अवकाश मिलता है 1 साल का। आज तक जो मैंने तथ्य उठाए हैं आपके सामने, उसकी बात कभी कोई नहीं करता है, कहीं नहीं। आपको क्या बोलते हैं? 3 चीज बोलते हैं कि अगर ये था तो खत्म क्यों नहीं हुआ केस। 100 करोड़ 150 करोड़ के लोगों की आबादी में एक व्यक्ति ने चीटिंग एलिगेशन नहीं लगाया कि एजेएल में चीटिंग हुई है। सरकार ने इसको अपना इलेक्शन डिपार्टमेंट बना रखा है, ईडी को। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं देश समाचार एक्सप्रेस। वक्फ केस में मंसूबों पर सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही पानी फेरना शुरू किया, मोदी शाह की जोड़ी ने अपना नया खेल दिखाना शुरू कर दिया। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और रॉबर्ट वाड्रा तीनों पर एक साथ ईडी का धावा बोल दिया गया, लेकिन राहुल गांधी केस में ईडी को मुंहतोड़ जवाब देने और मोदी शाह और संघियों के खेल को बेनकाब करने के लिए धाकड़ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कमान संभाल ली है। उन्होंने ईडी की चार्जशीट पर ऐसा खुलासा किया कि भाजपाइयों और संघियों की पोल ही खुल गई, उनके होश उड़ गए। दरअसल 1 साल के टाइम फ्रेम के खत्म होने की कगार पर चुपके से चार्जशीट 9 अप्रैल को ईडी ने दाखिल कर दी। बाय द वे आप लोगों को पता नहीं है शायद कि इसमें चार्जशीट का एक अवकाश मिलता है 1 साल का। वो 1 साल खत्म हो रहा था 9 अप्रैल को, तो उन्होंने चुपचाप 9 अप्रैल को फाइल कर दी। कल परसों जो देखा आपने वो मीडिया ऑप्टिक्स थी, फाइल उन्होंने कर दी थी 9 अप्रैल को, जब खत्म हो रहा था इसका समय सीमा। लेकिन जैसे ही वक्फ केस में मोदी शाह को झटका लगना शुरू हुआ, उन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अचानक से गोदी मीडिया को टास्क सौंप दिया गया। 9 अप्रैल की जमा हुई चार्जशीट 15 अप्रैल को मीडिया में घूमने लगी। इस मामले पर अभिषेक मनु सिंघवी ने सबका धागा खोल डाला है। आइए समझते हैं पूरे खेल और इसकी टाइमिंग को। धाकड़ वकील और विपक्ष के संकट मोचक अभिषेक मनु सिंघवी ने नेशनल हेराल्ड केस को लेकर कई सनसनीखेज खुलासे किए। उन्होंने पूरे केस को एक राजनीतिक साजिश करार दिया है। अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि नेशनल हेराल्ड केस की शुरुआत सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में की थी। स्वामी ने सोनिया और राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि उन्होंने यंग इंडिया कंपनी के जरिए यानी एजेएल की संपत्ति हड़प ली, लेकिन बाद में स्वामी ने इस केस को दिल्ली हाई कोर्ट में तकनीकी आधार पर स्टे करवा दिया। कांग्रेस का कहना है कि इसके बाद सरकार ने इस केस को हाईजैक कर लिया और इसे फिर से शुरू कर दिया गया। ये केस शुरू किया था माननीय सुब्रमण्यम स्वामी जी ने। ये बड़ा रोचक एक प्रसंग है। उनके जो केस शुरू किया, सरकार को कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं लगी थी, सरकार को कुछ नहीं लगा था कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। जब उन्होंने केस शुरू किया, कुछ दिन चला, उसके बाद खुद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक टेक्निकल प्रोसीजर के आधार पर अपने ही केस का दिल्ली हाई कोर्ट जाके स्टे करवा दिया। मैजिस्ट्रेट में शुरू हुआ, सेशंस कोर्ट में हुआ, उन्होंने जाके स्टे, अभी तक स्टे पड़ा है। अलग से इसको हाईजैक करके, और मैं समझता हूं स्वामी जी काफी क्षुब्ध होंगे इस हाईजैक से। सरकार ने ये शुरू कर दी मनी लॉन्ड्रिंग का नया केस, जो पहले कभी नहीं किया उन्होंने। सिंघवी ने सवाल उठाया कि इस केस में ना तो मनी ट्रेल है, ना आपराधिक मंशा साबित हुई है और ना ही कोई लाभार्थी सामने आया है। As stated years ago when this was initiated, the National Herald case is a one-trick wonder where this government has started a money laundering investigation without there being any movement of money, any movement of property, any activity which caused a transfer. Merely a not-for-profit company was created to manage the affairs of National Herald, where no dividends can be paid, no commercial transactions take place. And the mere creation of that company with Ms. Sonia Gandhi and other members of the Gandhi family and late Mr. Motilal Vora has been treated as an act of money laundering. Now there is nothing more except a charge sheet filed in a fake case. उन्होंने कहा यह एक ऐसा केस है जिसमें न पैसों का लेन देन साबित हुआ है, न कोई अपराध है और न कोई लाभार्थी, फिर यह चार्जशीट क्यों? सिंघवी ने इसे राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता को दबाने की कोशिश करार दिया है। ईडी से इंटेरोगेशन करी 55 घंटे मेरी इंटेरोगेशन की। मैं आपको बता रहा हूं ईडी वाले थक गए।
अभिषेक मनु सिंघवी ने वीडियो में साफ कहा यह केस कानूनी आधारहीन है। उन्होंने कहा कि ईडी का कन्विक्शन रेट आप देख लीजिए सिर्फ 1% है, यानी 100 में से 98 मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ, उनमें से ज्यादातर में कोई ठोस सबूत तक नहीं मिलते। सिंघवी ने ईडी को इलेक्शन डिपार्टमेंट करार देते हुए कहा यह एजेंसी भी अब सरकार का पूरी तरीके से हथियार बन चुकी है कि ये सरकार ने इसको अपना इलेक्शन डिपार्टमेंट बना रखा है। ईडी को सरकार ने इतनी बेशर्मी से बार बार इसका दुरुपयोग किया है, बदले की कार्रवाई के लिए उपयोग किया है। कांग्रेस ने भी अपने पोस्ट में यह लिखा कि यह पूरा खेल कानून का दुरुपयोग और मीडिया मैनेजमेंट का हिस्सा है। उनका कहना है कि राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए यह साजिश रची गई है। सिंघवी ने कहा कांग्रेस इस डर से रुकने वाली नहीं है, हम हर पहलू से इस केस को लड़ेंगे और सच को सामने लाएंगे। और आज तक जो मैंने तथ्य उठाए आपके सामने उसकी बात कभी कोई नहीं करता है, कहीं नहीं। आपको क्या बोलते हैं? 3 चीज बोलते हैं कि अगर ये था तो खत्म क्यों नहीं हुआ केस, अभी खत्म कैसे हुआ, केस अभी प्रक्रिया में चलेगा। आप सरकार यहाँ चलाते हैं, आप जानते हैं, हम भी जानते हैं, समय लगता है, हमें इसमें कोई संदेह नहीं कि ये पूरी तरह से खत्म होगा, लेकिन आप इसको लटकाना चाहते हैं, आप इसको एक पूरे मीडिया में और समाज में बार बार दोहराना चाहते हैं। तथ्यों पर क्या आंसर है? कौन सा रुपया मूव किया, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट क्या है, क्राइम कमिटेड क्या है, क्रिमिनल इंटेंट क्या है, फायदा किसने उठाया, इन किसी प्रश्न में आपको उत्तर नहीं मिलेगा। किसको कितना फायदा मिला, तो ये मूल मुद्दा है। यह खुलासा साफ करता है कि कैसे ईडी का इस्तेमाल विपक्ष को निशाना बनाने के लिए हो रहा है। अब यहां से बात करना होगा कि इसी केस में वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा ने भी कई चीजें समझाने की कोशिश की हैं। वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा ने नेशनल हेराल्ड केस की टाइमलाइन को लेकर कई अहम सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इस केस की जांच 2014 में शुरू हुई थी, लेकिन तब ईडी को कोई सबूत नहीं मिला। 2015 में कानूनी सलाह के बाद ईडी ने केस जांच को बंद करने का विचार किया था। दीपक शर्मा ने सवाल किया कि अगर 2015 में इंडिया टुडे और कई अखबार ने यह लिखा कि ईडी जांच बंद करने जा रही है क्योंकि सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, तो यह फिर केस कैसे आगे बढ़ गया। उन्होंने पूछा कि क्या 1 साल की जांच और सारे खातों की पड़ताल के बाद भी मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस तब से क्यों नहीं बन सका। उन्होंने एक और सनसनीखेज सवाल उठाया, क्या 2015 में ईडी के कुछ अफसरों की फेरबदल हुई थी और क्या राजनीतिक दबाव में इस केस को दोबारा खोला गया। दीपक शर्मा का कहना है कि इन सवालों के जवाब कोर्ट में बहस के दौरान सामने आने चाहिए ताकि यह साफ हो सके कि एक बंद होने वाला केस कैसे और क्यों दोबारा शुरू हुआ। यह जो मैसेज उनका है, यह जो उन्होंने सनसनीखेज खुलासे या आरोप लगाए हैं, इस केस की सच्चाई पर ही बड़ा सवालिया निशान की तरह है। दीपक शर्मा ने इसी कड़ी में रॉबर्ट वाड्रा केस को भी जोड़ा है। अब रॉबर्ट वाड्रा केस को भी आप समझ ही लीजिए। जिस दिन नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट की खबर आई, उसी दिन रॉबर्ट वाड्रा को भी ईडी ने समन भेजा। दीपक शर्मा ने अपने एक और ट्वीट में न सिर्फ नेशनल हेराल्ड केस बल्कि रॉबर्ट वाड्रा केस को भी जोड़ा है। उन्होंने लिखा कि 70,000 करोड़ के घपले के आरोप खुद प्रधानमंत्री ने अजित पवार पर लगाए थे, लेकिन पवार आज उप मुख्यमंत्री हैं। हिमंता शर्मा पर खरबों रुपए घोटाले की बुकलेट बीजेपी लाई थी, लेकिन आज हिमंता मुख्यमंत्री हैं। पर रॉबर्ट वाड्रा ने 3.5 एकड़ जमीन गांव में खरीदी तो ईडी बार बार बुलाएगी। सवाल जमीन का नहीं है, सवाल यह है कि वाड्रा अगर प्रियंका गांधी के पति होने की जगह सामान्य बिजनेसमैन ही होते तो क्या 7.5 करोड़ की इस जमीन के सौदे के लिए ईडी कई टीमें बनाकर किसी व्यापारी की जांच करती। सच यह है कि 2014 के बाद ईडी ने राजनीति से जुड़े 193 लोगों पर केस दर्ज किए, पर 10 साल में सिर्फ 2 के खिलाफ आरोप सिद्ध हुए। यानी ईडी के ज्यादातर राजनीतिक केस में दम नहीं था और विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए जांच एजेंसी का दुरुपयोग हुआ। दीपक शर्मा ने सवाल उठाया कि यह टाइमिंग
संयोग है या साजिश है? उन्होंने बताया कि रॉबर्ट वाड्रा का केस 2007-8 के एक लैंड डील से जुड़ा है, जिसमें बीजेपी ने लंबे समय से अनियमितताओं का आरोप लगाया है। लेकिन 2023 में हरियाणा सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में साफ कहा था कि इस डील में कोई नियम तोड़ा ही नहीं गया है। 2025 में जब राहुल गांधी की लोकप्रियता काफी बढ़ गई, वो एक लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर, मजबूत नेता के तौर पर दिखने लगे, वहीं दूसरी तरफ वक्फ केस में बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगना शुरू हो गया, तो ईडी ने फिर से चार्जशीट दाखिल कर दी, वो भी चुपके से, और बाकी का काम मीडिया ने कर दिया। लेकिन सवाल वही है, अगर 10 साल बाद भी कोई ठोस सबूत नहीं है तो यह केस क्यों चल रहा है? यह साफ है कि नेशनल हेराल्ड केस अब एक कानूनी मामला कम और राजनीतिक हथियार ज्यादा बन चुका है। तो दोस्तों, नेशनल हेराल्ड केस की यह पूरी कहानी बताती है कि कैसे सत्ता का दुरुपयोग विपक्ष को दबाने के लिए किया जा रहा है। अभिषेक मनु सिंह भी और कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वे इस साजिश का डटकर मुकाबला करेंगे। दीपक शर्मा के सवालों ने भी इस केस की टाइमिंग और मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या यह केस वाकई मनी लॉन्ड्रिंग का है या सिर्फ एक राजनीतिक साजिश है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही सच्चाई सामने लाने वाले वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो भी खूब शेयर करें। सत्यमेव जयते और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।